हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक इंडिया का एक और एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीचर्स टॉक इंडिया इस देश का पहला यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल है जो टीचर्स और एडुकेटर्स के लिए डिवोटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर बार हम कोशिश करते हैं कि हमारे पैनल में हमारे जो गेस्ट हों वो एक नए शख्सियत के रूप में यहाँ पे आएँ और अपने बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो आज जो मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम है सुनीता मैम, और ये सैनन जो स्कूल है उसकी वाइस प्रिंसिपल है अमित सर्कल बड़ौदा। जो भी खास करके जो हमारी ऑडियंस है जो बड़ौदा से बाहर है, अगर आप इस लोकेशन को अच्छे से गूगल पे ढूंढेंगे तो यू विल गेट इट नो अबाउट इट। सो हम सैनन स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल हैं सुनीता मैम, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स और उनके चैलेंजेस के बारे में, और कुछ ना कुछ हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहती हैं। सो थैंक यू सुनीता मैम, ये आप हमारे साथ जुड़े। एंड टीचर्स के लिए संडे बहुत हैट्रिक होता है क्योंकि ऑलरेडी वो 6 दिन काफ़ी बिजी होते हैं। सो मैम, पहले अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए, फिर विल स्टार्ट क्वेश्चंस। जी, मेरा नाम सुनीता कंबार। बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ और गुजरात में बॉर्न एंड बॉट अप हियर ओनली। माय हाफ ऑफ द एजुकेशन जो है वो कर्नाटक में हुआ है, और यहाँ पर मैंने एजुकेशन में अपना पहला कदम रखा 2000 में। एंड जी, सो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गए इन द एजुकेशन फील्ड। मेरी एजुकेशन फील्ड में शुरुआत हुई जैसे मैंने मॉन्टेसरी कोर्स किया, बिकॉज उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बट ड्यू टू सन का बर्थ हो गया, उसके बाद घर पे देखने के लिए कोई नहीं था, तो वंस ही गॉट लिटिल बिट 3-4 इयर्स का हो गया, फिर मुझे मौका मिला कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ फिर से। सो एजुकेशन आई फाउंड दैट यही सबसे बढ़िया प्रोफेशन रहेगा मेरे लिए कि मैं घर भी देख सकती हूँ, बच्चों को भी देख सकती हूँ। और जैसे मैं उसे पढ़ाती थी, और जब मैंने मॉन्टेसरी कोर्स किया उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर समझा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ टीचर एंड बीइंग इन द एजुकेशन फील्ड। सो उससे ये मीनिंग जब डिराइव हुआ तो देन आई थॉट कि बस मुझे तो बस यही प्रोफेशन में अब आगे जाना है। सो दिस वे आई केम इनटू एजुकेशन फील्ड, और इसी तरह मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। क्या बात है मैम। सो मैम, टीचिंग वाली जर्नी में आपने टीचिंग वाली जर्नी आपने कब शुरू करी और कौन सा सब्जेक्ट चुना आपने एज अ टीचर? सर, एज अ टीचिंग जर्नी मेरी क्लास टीचर से शुरू हुई थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैं क्लास टीचर थी। और जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी वो स्कूल में मुझे इतना सपोर्ट मिला था। एंड आफ्टर डूइंग मॉन्टेसरी कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे नॉलेज में आई थी वो सब कुछ मैं इम्प्लीमेंट करने का मुझे बहुत ही बढ़िया मौका मिला वहाँ पे। और स्कूल मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अदर कलीग टीचर्स जो थे, सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया। और मैं खुद भी इतनी पैशनेट थी कि मुझे भी हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, और मैंने किया भी वहाँ पे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहा। दो मैंने एक ही साल वहाँ पर काम किया, बट वो एक साल के अंदर कई अलग सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएस है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कंप्यूटर्स है। सो ऑल द सब्जेक्ट्स या आई टॉट। और एट द सेम टाइम जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते थे स्कूल में उन सब में भी मैं लीड करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती थी, बिकॉज मुझे हर चीज़ करने का शौक था। हर कॉर्नर में मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। सो दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई गॉट टू वर्क ओवर देयर। मैम, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट में कोई आपका तो रहा ही होगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हाँ, है। इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे। अभी भी आपने मल्टीपल कर दिया। So please just मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये सोचती थी कि बच्चों को एक ही चीज़ नहीं देना है। जब भी मैं क्लास में जाती थी तो बच्चों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना, नॉट ओनली लिमिटेड टू द करिकुलम, सब्जेक्ट, सिलेबस, बस इतना ही नहीं देना है। मुझे एंड ऑफ द डे में यही सोचती थी कि आज मैंने बच्चों को अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट टॉपिक क्या दिया है। वो चाहे कोई सीख हो, चाहे वो कोई वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो,
मॉरल वैल्यू हो, कहीं ना कहीं कुछ जीके रिलेटेड हो, कुछ फैक्ट रिलेटेड हो, वो मैं हमेशा अपने लिए भी एक होमवर्क करके ले जाती थी कि इस तरह से मुझे बच्चों को कुछ अलग से देना है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ जाती थी। जब भी मेरा पीरियड होता था तो दे यूज्ड टू लुक आउटसाइड फ्रॉम द डोर कि मैडम के हाथ में आज क्या है, वो हमारे लिए आज क्या लेकर आने वाले हैं, आज क्या दिखाने वाले हैं। तो ये क्यूरियोसिटी थी और वो क्यूरियोसिटी भी मुझे भी मोटिवेट करता था कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। यस यस। सो मैम, एज अ टीचर, क्योंकि आज आप एक पोजीशन पे हैं जो एक पोजीशन होल्ड करती हैं, सो एज अ टीचर मैम आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं वो थोड़ा सा आप शेयर करिए। डेफिनेटली एज अ टीचर देर आर मेनी चैलेंजेस, क्योंकि मैं आज इस पोजीशन में रहकर देखती हूँ कि टीचर कितने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और मैं वहाँ से गुजर चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। व्हेन आई वाज अ टीचर आई यूज्ड टू कम अक्रॉस डिफरेंट स्टूडेंट्स। आप समझिए, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 माइंड बैठे हुए हैं, 40 अलग सोच वाले बच्चे बैठे हुए हैं, 40 अलग अलग लर्निंग स्ट्रैटेजीज रखने वाले बैठे हुए हैं। तो उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती थी, कई बार हार जाते थे, कई बार वी यूज़ टू बिकम पेशेंस, वी हैव टू कीप पेशेंट, और कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटजीज़ फाइंड आउट करना, जो भी सीखा था मॉन्टेसरी में वो काफ़ी काम आया, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट दोस। कई बार ऐसा होता था द अदर टीचर्स यूज टू पुल डाउन, ये तुम करके जाओगी फिर हमें प्रॉब्लम होगा, तो डोंट कीप द हैबिट ऑफ दिस थिंग्स। आई यूज टू नेवर लिसन टू देम। मुझे जो करना है अगर वो हमारे बच्चों के लिए सही है तो मैं वो करके ही रहती थी। मुझे सिर्फ परमिशन लेना होता था मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो और आपको परमिशन नहीं मिली और आपने उस जॉब को छोड़ दिया हो कि नहीं मैं ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बिकॉज कन्विंसिंग वाला फैक्टर जो था वो था हमारे अंदर, मेरे अंदर। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि जॉब भी मैंने कन्विंस करवा के लिया था, क्योंकि काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। मैं बीएड नहीं थी तो उनको बीएड टीचर चाहिए थी, तो मैडम आप मुझे मेरा डेमो ले लो, आप एक बीएड टीचर का भी डेमो ले लो, मेरा भी ले लो, उसके बाद आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीएड डिग्री इम्पॉर्टेंट है या फिर वो टीचिंग टेक्निक जो ईजिली बच्चों के दिमाग में जा रहा है। So you see the difference, and then you after that also if you tell me कि सुनीता I'm not happy with your teaching, I will silently go away। तो इस तरह से एक स्टार्टिंग, ये सर 2000 की बात है। अच्छा, मतलब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड स्टेप्ड इनटू एजुकेशन, जब मेरा पहला जॉब था उस वक्त की बात है। और काफ़ी बच्चों के रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस आए। एक बच्चे की अगर आप इजाज़त दे तो मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बच्चा था जो 2 साल से फेल हो रहा था। मैं 3rd स्टैंडर्ड में क्लास लेने जाती थी, मैथ्स का पीरियड होता था मेरा। एक बच्चा जो 2 साल से फेल होता था, एक्चुअली उसे होना चाहिए था 5th स्टैंडर्ड में और वो था 3rd स्टैंडर्ड में। तो आप समझ सकते हो उस वक्त फेल करने का था सिस्टम, अभी वो बंद हो गया कि फेल नहीं करना चाहिए, बट उस वक्त था। तो वो बच्चा हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा, फिज़िकली भी उसका ज़्यादा था, और उसको हमेशा क्लास में सब क्लास टीचर भी जो है पीछे बिठाते थे, और पढ़ाई में भी उसका 2 साल से था तो कोई उसे इतना ध्यान नहीं देता था। मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया, आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस चाइल्ड। तो वो मुझे बहुत ही मतलब दिन रात में सोचती थी कि मैं क्या करूँ। फाइनली आई केम इनटू सम ऑफ द वन कंक्लूजन कि मुझे उसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं उसे रिस्पॉन्सिबल बना देती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सही ट्रैक पे आ सकता है। तो क्लास टीचर से थोड़ा सा, 3rd की मैं क्लास टीचर नहीं थी, उससे मैंने बात करके थोड़ा सा टीचर्स का सपोर्ट लेकर मैंने वो इनिशिएटिव लिया, उसे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। देखो आपको प्रॉपरली ड्रेसअप करके आना है सो दैट यू कैन चेक अदर्स ड्रेस, आपको यूनिफॉर्म अच्छे से पहननी है, यू आर द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास नाउ। ऐसे कुछ धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसे रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू किया। उसके पास जो बुक्स थे वो 2 साल के बुक्स थे, उसे नए बुक्स
प्रोवाइड किए। नया जब होता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना और उसके नोटबुक सारे अच्छे से उसने लिखना शुरू किया। एंड देन फाइनली एक दिन आया कि जब पहला टेस्ट हुआ, मैंने टीचर से थोड़ा बात भी किया था कि उसको थोड़ा सा ग्रेसिंग मार्क्स दे दो ताकि वो पास हो जाए। तो 1-2 मार्क्स के लिए अगर फेल हो रहा है तो ग्रेसिंग मार्क्स देकर हम उसे पास करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो द सेम थिंग हैपेंड और वो पास हुआ। एंड उसके पेरेंट आए, सुनीता मैडम कहाँ है, ढूंढते ढूंढते। तो इस तरह से ये बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, आई मीन देखना कि उनकी साइकोलॉजी को समझना। सर ओनली वन थिंग इज़ देयर, टीचर को सिर्फ समझना है बच्चों को और सही तरह से गाइड करना है। पोटेंशियल हर बच्चे में रहता है, उस बच्चे में भी था, लेकिन उसे सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी। एंड दैट वाज द रीज़न कि वो पीछे थोड़ा सा रह रहा था। मैम एज अ टीचर, अगर एक इंसान 2000 में मतलब 2000 ईयर में आप शुरू करते हैं और आज 2025 चल रहा है, सो ग्रोथ तो हुआ ही होगा, ठीक है। सो मैम ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है एज अ टीचर के लाइफ में कि बहुत मतलब मिनिमम धीरे धीरे ग्रोथ चलता रहता है। मैं एज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी बात करूँगा एंड एज अ सोशल एस्पेक्ट की भी बात करूँगा। Definitely, sir. When you talk about financially, if I talk about financially, when the lady goes out for working, तो कहीं ना कहीं घर वालों की एक्सपेक्टेशन तो रहती है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ क्या कमा के ला रही है, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। बट ये पोस्ट ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर इतनी सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बट स्टिल if you are capable, if you have that skill, stand out of the box, think out of the box, challenges को accept करना है। कई टीचर्स अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं तो वो ज़्यादा अपना स्किल नहीं दिखाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो दिस जर्नी फॉर मी हैज़ बीन वेरी टफ। फाइनेंशियली मुझे इतना रिक्वायरमेंट नहीं था बिकॉज माय हस्बैंड वाज अर्निंग क्वाइट अच्छे से। तो मैं अपनी स्किल्स पे फोकस करती रही, अपनी उस प्रमोशन में फोकस करती रही जिसमें मुझे आगे बढ़ना था। तो दिस वाज रियली टफ ऑल्सो, क्योंकि हर मैनेजमेंट का अपना अपना एक नज़रिया रहता है। तो जब भी हम काम करते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, किस तरह से किसी भी इवेंट को हम फिनिश करते हैं, रिज़ल्ट कैसा आता है, हाउ वी आर मैनेजिंग, हाउ वी आर कंट्रोलिंग, हाउ वी हैव ट्रेनिंग कैसे देते हैं, हम ट्रेन कैसे करते हैं टीचर्स को, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इमीडिएटली मैं प्रिंसिपल नहीं बनी हूँ, पहले कोऑर्डिनेटर, फिर हेड कोऑर्डिनेटर, फिर वाइस प्रिंसिपल। तो ये स्टेप बाय स्टेप का ही जर्नी रहा है। तो मैम सोसाइटी आपको इस चीज़ के लिए आज प्रोग्रेसिव मानती है कि आप जो आज 15 साल पहले थे वो आज आप नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपने ग्रोथ किया है, सोसाइटी ये मानती है? Of course मानती है। जी। और आपको अप्रिशिएट भी करती होगी इस चीज़ के लिए? अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली उनको नहीं पता होगा क्या ग्रोथ है, लेकिन एक पोजीशनिंग से वो समझ जाते हैं। Those who are in this field, they definitely appreciate that thing, and the family is of course there. वो तो करते ही हैं। लेकिन मैम आप खुद पर्सनली सोचिए कि क्या ये हर फील्ड में ऐसा है कि एक वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए 20 साल लग जाते हैं, कि सिर्फ इसी फील्ड में ऐसा है कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं लंबा चलता है? मुझे एजुकेशन में ही पर्सनली लगता है। जी, एजुकेशन में तो थोड़ा लंबा चलता ही है, बिकॉज यू हैव टू प्रूव, इमीडिएटली 2 साल के बाद ही आपको कोई पोस्ट मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी टीचर्स हु आर इन द टीचर पोस्ट सिंस 15 ईयर्स। सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेम क्लासेस ले रहे हैं, सेम दे आर इन द सेम पोस्ट। वो इसलिए मे भी हो सकता है कि दे हैव देयर ओन कंफर्ट जोन भी हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पोजीशनिंग पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि जो 10 साल से पुराना है, एटलीस्ट दे गॉट प्रमोटेड विद समथिंग? यस, ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट ये है कि कुछ स्किल्स उनके मोटिवेशन के लिए, आई मीन मोटिवेशन के लिए, उनको एक एक सेक्शन हेड बना सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, कोऑर्डिनेटर का भी पोस्ट दे सकते हैं कुछ सेक्शंस के लिए, ऑफ कोर्स। व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स उनके फर्स्ट एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है। मैम मैं सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मैं कुछ ऐसे भी टीचर्स को जानता हूं जो पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहते, बिकॉज लगता है कि इसमें मुझे समय ज्यादा देना पड़ेगा, घर
Very मुझे लेट true. जाना पड़ेगा, Very स्टे true. बैक रहेगा, ऐसा Yes, भी है क्या? होता है जी अभी कोई भी इवेंट होता है तो स्टे बैक तो रहना ही है तो अगर मेरा पोस्ट है तो सब लोगों के जाने के बाद मुझे निकलना है इसलिए भी कुछ लोग नहीं लेते। जी। यस सो दैट इज ओनली डेडिकेटेड पर्सन्स कैन डू जी, दिस जी। डेडिकेटेड टीचर्स कैन डू दिस जिनको वो पैशन है मुझे ये चीज़ देना है ये करना ही है एनी हाउ even though there are few teachers also I appreciate their hard work even though they are not having any position still they do because उससे पता चलता है they are really कुछ dedicated लोग to this हमेशा thing. हर स्कूल में पैशनेट होते हैं। Yes, मैम ये yes. मैनेजमेंट को भी पता होता पता है होता कि है ये पता मतलब होता है है नहीं पता होता है एंड जो उनके हेड होते हैं लाइक प्रिंसिपल्स होते हैं तो दे हैव टू शो देयर वर्क सो दैट इज ऑल्सो पैरेलली इम्पॉर्टेंट है जी। तो कभी वो नहीं बोलते कि ये बहुत अच्छे हैं पूरे साल बहुत अच्छा पाए नाउ उनको कुछ अच्छा करके नहीं देना हमारे चाहिए। यहाँ बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूल हमारा जेसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है जी जी जहाँ पर हर साल हम रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन सेरेमनी हमारे मैनेजमेंट रखती है जिसमें हर स्कूल में हमारा एक्चुअली पैनल ऑफ इंटरव्यू सेशंस होते हैं रिकग्निशन सेशंस क्या होते बात है, हैं मैं पहली बार जहाँ सुना। पर टीचर्स का इंटरव्यू लिया जाता है वाई अलग अलग कैटेगरीज होते हैं पैशनेट टीचर होता है जो नए ज्वाइन होते हैं उनके लिए रहता है न्यूली ज्वाइन रहते हैं उनके लिए रहता है जो कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उनके लिए रहता है आर्ट एंड क्राफ्ट में जो अच्छे होते हैं उनके लिए रहता है अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिनमें हम उनको रिकग्नाइज करते हैं जी, अब स्कूल मैनेजमेंट एक बड़ा सा इवेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं होस्ट जी, करते हैं जी, जिसमें वो ये कोशिश करते हैं कि टीचर्स को रिकग्निशन मिले जी, इसके थ्रू उनका डेवलपमेंट हो उनको मोटिवेशन मिले दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जी। जो हमारी मैनेजमेंट करती है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव दिस नहीं मैम बढ़िया है Yeah. और मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे काफ़ी उसमें स्ट्रगल के साथ अनुभव तो लगा है क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि बिना स्ट्रगल के अनुभव नहीं आ रहा है। सही है ठीक है सो मैम आने वाले दिनों में आप टीचर्स का जो सम्मान नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं आप उसके लिए टीचर्स को जिम्मेदार मानती हैं? कुछ हद तक हम्म। क्योंकि जब तक वो डेडिकेटेडली ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन को नहीं निभाएंगे तो उनका रिकग्निशन तो कैसे करेंगे आपके कुछ आसपास कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह के? होता है हर रोज़ होता है हर रोज़ मैं टीचर्स को देखती हूँ कई बार कुछ चीज़ों को लेकर वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती हैं और कई बार हो सकता है कि उनकी अपनी खुद की भी कंस्ट्रेंट रहती हैं कुछ हद तक कि नहीं पहुँच पाते हैं बट स्टिल मेरा हमेशा टीचर्स को यही मैसेज रहता है कि कम आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन गिव टू द स्टूडेंट्स जैसे मेरा जर्नी रहा है वो मैं हर बार उनके साथ शेयर करती हूँ दिस इज़ हाउ वी कैन रीच द पहुँचा सकते हैं एजुकेशन को ये हमारा ही काम है एक टीचर नहीं करेगी तो और कौन करेगा मतलब सम्मान मिले ना मिले काम करते यस करते रहना है और रिकग्निशन जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान जी ने कहा हुआ है राइट पैसे के पीछे मत भागो जी, इसी तरह रिकग्निशन के पीछे मत भागो रिकग्निशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलने वाला है व्हेन यू डू सर्टन थिंग्स क्या ये रिकग्निशन नहीं दिखाई देगा कि किसने किया ये मैम चीज़ जितनी टीचर्स क्लासरूम में बौद्धिक मैच्योरिटी की बात करते हैं वो रियल में वो फेस नहीं कर पाते जैसे कि मैंने सुना कि स्कूल्स में ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे टीचर्स पूरा साल बहुत कम कंटिन्यू कर पाते हैं उनको जहाँ बेहतर थोड़ा बेहतर मिलता है वो इस बिना बात को सोचे कि इस बैच और इस बच्चों का क्या होगा वो तुरंत चले जाते हैं मैम सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उनको मैटर करता है यस सो जो लोग ये बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं किसी वजह से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं आप ब्लेम किसको मतलब करना चाहेंगे टीचर्स को या मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि 3 महीने और रुक जाओ हम तुम्हारा अच्छा कर देंगे या उस टीचर को पता हो जाता है कि यहाँ मेरा भला नहीं होने वाला आई हैव टू लीव दोनों ही वाइस वर्सा है एक्चुअली बट टीचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस केस बिकॉज मैनेजमेंट एक टीचर जाती तो दूसरा टीचर तो ढूंढ ही लेते हैं राइट रिप्लेसमेंट मिल जाता है किसी के जाने से कुछ भी रुकता नहीं है बट टीचर हैज़ टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हर मेरे जाने से 40 बच्चे मेंटली इफ़ेक्ट हो सकते हैं 40 बच्चे मुझे मिस कर सकते हैं मेरी टीचिंग को मिस कर सकते हैं मेरे प्रेजेंस को मिस कर सकते हैं सो ये टीचर को सोचना है सो कहीं ना कहीं मैं हमेशा टीचर्स को कहती हूँ कि इन बिटवीन द सेशन आप मत जाइए
एटलीस्ट जाना ही है, आपने सोच के रखा है, तो कंप्लीट द सेशन। और ये आपके आगे के करियर के लिए भी अच्छा रहता है। बिटवीन द सेशन जाते हैं आप, जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हो, उनका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आप क्यों छोड़ रहे आप क्यों इस बीच में छोड़ रहे हो सेशन? तो आपके पास क्या वैलिड आंसर रहता है, राइट? तो मुझे So, तो हाँ, ये भी लगता है, मैम सॉरी इंटरप्ट करूँगा, कि हर स्कूल को एक अपने आपस में म्यूचुअली बना ही लेना चाहिए यस, कि बीच में कोई ड्रॉप आएगा तो हम हायर ही ना करें। हाँ वो भी है, बट अनफॉर्चुनेट ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि टीचर्स को जाना ही पड़ता है। जी। कोई मेडिकल जी। हो जाता है, जी। कोई फैमिली इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हम भी मजबूर हो जाते हैं कि वी हैव टू लेट दैट गो। जी। तो इसी हालत में हम बच्चों को तो नहीं टीचर से दूर कर सकते, जी। वी हैव टू फिल दैट गैप, जी। तो लेना ही पड़ता है। सो मैम मुझे इसके साथ थोड़ा सा एक और क्वेश्चन अटैच करना चाहूँगा मैं, कि जितने भी टीचर्स इस समय हैं, जो फ्रेशर्स, अभी जो नए टीचर्स जी। आएंगे, वो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं। यस, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो क्या उनको ये प्रेशर हैंडल करके आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि कभी कभी लोग अचानक टीचर बन जाते हैं, फिर बीच में जॉब छोड़ के कुछ और करने लगते हैं। आजकल एक और दौर चल रहा है कि हर इंसान टीचर बन रहा है। सो ये 3 कैटेगरी के मैम क्वेश्चन है। पहले शुरुआत करेंगे जो हर इंसान टीचर बन जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या राय है? सी, हर इंसान जो टीचर बन रहा है, कहीं ना कहीं वो क्यों इस फील्ड में आ रहे हैं, तो दे हैव टू थिंक दैट कि अगर मैं इस फील्ड को चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आई हैव टू सी, जैसे डॉक्टर के में मतलब ये प्रथा भी एक शुरू हो जानी चाहिए एक्चुअली। जैसे डॉक्टर फील्ड में आते हैं तो जी, शपथ ग्रहण होता जी, जी, है, जी, जी, उसी टीचर्स का तरह नहीं। जब टीचर्स आते हैं तो टीचर्स का भी शपथ ग्रहण होना चाहिए। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, बीइंग अ टीचर इट्स योर प्रोफेशन, व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ प्रोफेशन। कई बार तो ऐसे टीचर्स आ जाते हैं जो ट्रायल एंड एरर करते हैं कि इसमें वर्कआउट होता है कि नहीं, देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू अनदर प्रोफेशन। बट व्हेन दे आर कमिंग, तो they have to see that कि you have to be honest with your profession. When you have chosen this profession, you have to be very honest. So अगर आप ये honesty के साथ नहीं, ये profession नहीं कर सकते हैं, तो it's better कि आप as early as possible छोड़ ही दें इस profession को। कुछ लोग मैम जो मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में कर उनका- लेते हैं, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन होता है। पेरेंट्स ने कहा होता है कोई कॉर्पोरेट जॉब आप नहीं कर सकते, 9 to 5 वाला जॉब नहीं कर सकते, अपने बच्चों को भी संभालना है, घर भी संभालना है, और टीचर का पैशन भी रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं जाके कुछ काम करना है, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। जो ये सोचते हैं तो वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। जी, जी। बट आने के बाद एटलीस्ट जब आप आए हैं तो थिंक दैट कि वाई व्हेन आई हैव कम हियर, तो आई हैव टू डू दिस विथ माय फुल ऑनेस्टी के साथ मैं इस प्रोफेशन को अपना लूँ और इसके साथ आगे बढ़ूँ। ग्रेट मैम। सो मैम आखिरी के 2-3 सवाल कि आप जितने भी बच्चे आपका ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए, बच्चों की तो मुझे बहुत ही बच्चे पसंद हैं। बचपन से मैंने जो मेरा यूसी मास का क्लास भी रहा है, मैंने आपको कहा कि 13 साल तक मैंने यूसी मास के क्लासेस करवाए, मैंने खुद पढ़ाए हैं बच्चों को। सो बच्चे बहुत ही इनोसेंट रहते हैं। बच्चों को आप जो भी पढ़ाओगे वो एज इट इज़ ही वो ग्रास्प कर लेते हैं। सो बच्चों के लिए एक ही मैसेज होगा, जो आप बनना चाहते हो वो फोकस के साथ वो विज़न आप रखिए और उसी में आगे बढ़िए, और उसके लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो आप ओपनली टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। टीचर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये मैं पूछूंगा तो क्या होगा, शायद टीचर इसका जवाब ना दे पाए, मेरे ऊपर गुस्सा कर दे, इस तरह से उनके पहले से ही वो एंग्जाइटी रहता है। सो कम आउट ऑफ दैट, वॉट एवर द डिफ़िकल्टीज आर देयर, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर देयर, डिस्कशन अगर कर लेते हैं तो उनका काफ़ी हद तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एंड यू कैन अचीव योर गोल्स, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, एंड सीइंग ड्रीम इज़ ऑलवेज ओपन। सो सी ड्रीम्स, या बिग तो ड्रीम्स। मैम साथ में, क्योंकि अब कुछ मैसेज हम दे रहे हैं, तो हाँ। पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ मैसेज बहुत ही देना। ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए मैसेज देना। आपके बच्चों के अंदर बहुत सी पोटेंशियल्स होता है, कैपेबिलिटीज़ होते हैं, उसे अंडरस्टैंड करना है। कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो कैपेबिलिटी नहीं है वो हम उन्हें दे देते हैं, वो हम करने के लिए बोल देते हैं एज अ पेरेंट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर सिंपल सी मैं बात कहूँ, जैसे मैंने कहा पेरेंट्स को कि आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो पेरेंट्स खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन के जाएगा, मेरा बच्चा आर्मी ऑफिसर बन के जाएगा, आइंस्टाइन बन के जाएगा। डिड यू एवर आस्क द चाइल्ड
what you want to become, what is your liking. So जैसे तारे ज़मीं पर is the best example I would say कि potential सभी बच्चों में होता है. Every child is a star born, but we have to understand the potential of the child. ऐसे ही उनके ऊपर ये सारी responsibilities नहीं देनी और expectation जो रखते हैं वो नहीं रखना है. रखनी चाहिए बट उनकी अपनी क्षमता के हिसाब से. अभी नर्सरी के बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे हैं, सीनियर के बच्चे हैं. जिस बच्चे के अंदर उनके एज के हिसाब से उनके अंदर पोटेंशियल रहता है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द नर्सरी चाइल्ड टू डू हायर, जो बड़े बच्चे करते हैं उस तरह का काम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. वो उसके जो लेवल है उसके हिसाब से ही वो उतना दे सकता है. सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स दैट या पेशेंस रखिए. हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल रहता है. एक न एक दिन वो ज़रूर आपका नाम रोशन करेगा. मैम यही हम हर पेरेंट्स की तो यही उम्मीद होती है. सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को मुझे लगता है ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए. सो मैम बीइंग अ टीचर टू वाइस प्रिंसिपल वाली जर्नी में आपका टीचर वाला ज़्यादा रोल रहा है. हाँ. तो आने वाले टीचर्स जो हैं, करंट टीचर्स हैं या जो टीचर बनेंगे, उनके लिए ऑलरेडी आपने मैसेज दिया है, लेकिन व्हाट मतलब स्ट्रिक्टली उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो आप थोड़ा सा बताइए उनको. यस, टीचर्स व्हेन यू आर इन दिस प्रोफेशन, तो सबसे पहले तो आपकी अपनी इम्पोर्टेंस आप समझिए. आपका क्लास जो है ना आपकी दुनिया है. जी जी जी, ये आपकी दुनिया है. आप उस दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड है पूरा. आप किस तरह से उसे संवारते हो, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करते हो, किस तरह से आप उनको एनकरेज करते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन और उनको मोटिवेट करते रहिए. ये ऐसा ही है, ये बोलना बंद करिए. हर प्रॉब्लम के हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज़ होती है. हर बच्चा बॉर्न इंटेलिजेंट तो नहीं होता है. कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, कोई स्लो लिखता है, कोई स्लो पढ़ाई करता है, कोई किसी को बहुत देर के बाद समझ में आता है. बट यू कैन नॉट से दिस थिंग दैट कि ये बच्चे क्यों, इसको मैं कितनी बार भी बोलूँ बस ये ऐसा ही है. यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट. आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा. सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करिए. एवरी चाइल्ड के लिए आपका फोकस होना चाहिए कि हाउ कैन आई इम्प्रूव द चाइल्ड, किस तरह से और बेटर मैं दे सकती हूँ हमारे बच्चों को. और जैसे मैं करती थी, मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी सभी टीचर्स को, गिव values to the students. Don't prepare them only to get marks, prepare them for the life. क्या बात है. So this is the life skill, जैसे हमारा गवर्नमेंट भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है. यस, तो एवरी टाइम वेन एवर आई टेक टीचर्स मीटिंग लेती हूँ, ट्रेनिंग लेती हूँ, तो बस यही कहती हूँ कि बच्चों को आप जितना ज़्यादा दे सको दो और उन्हें आगे बढ़ाओ. यही तो हमारे भविष्य हैं. आगे यही तो रूल करने वाले हैं और हमारे देश का, आपका, सभी का नाम रोशन करेंगे. मैम एक बच्चा भी कुछ अच्छा करता है तो यस यस. सो नेवर थिंक दैट कि मैं जितनी भी बार बोल रही हूँ उसका वेस्ट जा रहा है. नहीं, कहीं ना कहीं आपका एफर्ट जो है कभी भी वेस्ट नहीं होता है. एफर्ट विल ऑलवेज बी सीन, ऑलवेज भी उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा. 40 बच्चों में से अगर 2-3 बच्चे ने भी उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, डेफिनेटली वो वर्कआउट करेगा. सो टीचर्स, यू आर द क्रिएटर of everything for the children, so please do your profession with your honesty. जी. सो मैम पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू आपको. उम्मीद है कि मैम आज हम एपिसोड जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक और पार्ट 2 ज़रूर बनेगा एंड वी विल ट्राई टू कि हम एक और बनाएं. ठीक है, डेफिनेटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आप देखिए, मेरे लिए इनविटेशन से ज़्यादा बड़ी बात है मैम कि एज अ गेस्ट आप लोग आने का आपने मतलब क्या कि नहीं हम आना चाहेंगे, क्योंकि मैम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि हम कैमरा कॉन्शियस हैं, नहीं बोलना है, क्यों बोलें, क्या होगा. कभी कभी मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर होते हैं. सो फिर भी मैम इतने सारे स्ट्रगल के बाद हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. इट इज़ रियली अ प्लेजर टू बी हियर विथ यू. आई रियली enjoyed. So मैम मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग देखें इसको और इंस्पायर्ड हो, and we'll definitely try to do part 2 मैम. Thank you so much. Thank you so much.